नमस्कार बच्चों, नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की इस बाल सभा में। बच्चों के साथ पधारे उनके माता पिता, अभिभावक, परिवार के सभी सदस्यों का राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से मैं स्वागत करता हूं इस बाल सभा में। और आज का जो विषय है, आज जिन महापुरुष के बारे में हम बात करेंगे और जिनकी कहानी सुनेंगे, वो है वीर शंभुधन फोंगलो, जो कि आसाम के महान क्रांतिकारी थे, जिनके बारे में जिनकी कहानी सुनाने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री अमित बर्मन जी। तो मैं आग्रह करूंगा अमित जी से कि वो वीर शंभुधन फोंगलो जी की कहानी हम लोगों के बीच में रखें, हम लोगों को उनके जीवन से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए बताएं। और इस सेशन में जो भी सवाल आप लोगों के होंगे वो कहानी के सत्र के बाद हम लोग अमित जी से ले सकेंगे। स्वागत है अमित जी। बड़ा को मेरा प्रणाम और छोटे को मेरा आदर। आज मैं जिसके बारे में बताना चाहूंगा उनका नाम थे वीर शंभुधन फोंगलो, जो उत्तर भारत के एक महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिनका जन्म 1850 में हुआ था। उनसे पहले मैं कुछ चीज आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि हमारे पूरे भारत में हमारे देश को आजादी देने के लिए महान व्यक्ति का जन्म हुआ था, जैसे मंगल पांडे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी। ठीक उसी तरह हमारे उत्तर पूर्वांचल में भी बहुत लोग सेनानी हमारे यहाँ पे जन्म लिए थे। उनमें से एक है वीर शंभुधन फोंगलो। वीर शंभुधन फोंगलो का कुछ उससे पहले कुछ बैकग्राउंड बताना चाहूंगा, किस तरह से वो प्रभावित हुए संग्राम में जाने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं, पहले छोटा छोटा राज्य हुआ करता था हमारे पूरे भारत वर्ष में। उनमें से एक राज्य था कछारी राज्य। कछारी राज्य में राज करते थे गोविंद चंद्र हसनु बोल के, जो पहले बार्मीस लोगों के साथ उनका वार हुआ था और बाद में टीटी ऑफ यंडाबू के जरिए ब्रिटिश का हेल्प से बर्मीस लोगों को हटाया गया। बाद में फाइनली इन द ईयर 1824 यांडाबू ट्रीटी हुआ। उसके बाद 1830 में राजा का देहांत हो गया। राजा का देहांत होने के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जिसके कारण डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला जाता है, इसके अंतर्गत इस राज्य को बाद में वेस्ट बंगाल जो आज है, जो पहले उनको बंगाल प्रोविंस के नाम पे जाने जाते थे, उस बंगाल प्रोविंस के साथ जुड़ा गया। धीरे धीरे उस कछरी राज्य में ब्रिटिश का आगमन हुआ। ब्रिटिश का आगमन के साथ साथ यहाँ पे चाय का बगीचा बनाना शुरू कर दिया गया, रेलवे इंट्रोड्यूस किया, रेलवे का पटरी बिठाया गया। ये सब चीजें होने लगे और हम यहाँ के जो लोग थे उनके ऊपर नया टैक्स, नया आयन लागू किया गया। इन सब जो नया नया जो आयन या फिर लॉ लागू किया गया था, इन सब से लोगों को तंग आ चुका था। तो उसी बीच एक महान व्यक्तित्व का जन्म लिया जिनका नाम है वीर शंभुधन फोंगलो। उनका जन्म 1850 में हुआ था। एक असम का एक छोटा सा हिल डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम डिमा हसाओ के नाम पे जाने जाते हैं आज। उनका एक सब डिवीजन है माईवंग। माईवंग का लोंगखोर बोल के एक विलेज है, गांव है। उस गांव में उनका जन्म हुआ था। आज का जो माईवंग स्टेशन है उनसे तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी पर होगा। वहां पे उनका जन्म हुआ था। बाद में उनके माता पिता और एक गांव में चले गए थे महामारी के कारण। गुंजुंग बोल के एक जगह है, गुंजुंग बोल के उस जगह में उनके परिवार, वो उसके गांव वाले सब चले गए थे। बाद में वहां पे जाने के बाद वो पूजा पाठ में व्यस्त हो गए। वो
असल में शिव जी का भक्त थे और शिव जी का पूजा पाठ करते थे। तो उस समय बाद में धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा और बाद में देखा कि लोगों के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है, नया लो नया टैक्स जो इम्पोज किया गया, जैसे कि पहले यहाँ पे तीन तरीके का टैक्स था। एक था एक्सक्लूडेड एरिया, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया, और एक है जो प्रोविंस में, जो पूरे भारत में जो आइन है वो लागू किया गया था। सो उस तरह से वहां पे भी ये नया नया टैक्स लागू किया गया था, जिसके कारण पूरे लोग इसके विरोध करने लगे और इस विरोध का नेतृत्व लिया था वीर वीरांगना शंभुदन फोंगलो जी। सो उन्होंने धीरे धीरे ब्रिटिश से छुप के विभिन्न जगहों में जाके उन्होंने ट्रेनिंग कैंप बनाया, ट्रेनिंग देना शुरू किया और इस का खबर धीरे धीरे ब्रिटिश को पता चल चुका था। तो जिसके कारण उनको खबर भिजवाया गया उनको कोर्ट में आके हाजिर होने के लिए, लेकिन उसने इससे मना कर दिया, ठुकराया। सो बाद में हेडमैन को इंफॉर्मेशन दिया कि उनको पकड़ के लाना होगा बोल के। हेडमैन मतलब गांव बुरा बोलते या फिर हमारे भाषा में इनको खुनांग बोलते। सो उनको मैसेज दिया, फिर भी वो नहीं आए, जिसके कारण उस समय का सीए सोपिट जो एसडीओ थे, पहले एनसी हिल्स और आज का डिमा हसाव, वहां का जो सीए सोपिट जो एसडीओ था, वो वहां पे जहां पे वो ट्रेनिंग कैंप बनाया हुआ था, वहां पे जाने के लिए वो लोगों ने रेडी हुआ और वहां पे 25 पुलिस के साथ सीएसओपी वहां पे पहुंचे। लेकिन वो लोग पहुंचने से पहले ही शंभुदन जी को पता चल चुका था, जिसके कारण वहां से अपने सोल्जर्स को हटाया गया। हटाने के बाद वो लोग छुप छुप के देखे कि वहां पे उन लोग को नहीं मिला। और ऑन द अदर हैंड शंभुदन जी ने क्या किया, जब वो लोगों ने अपना टुकड़ी के साथ माईबंग चले गए, तब गुंजुंग में जो पुलिस स्टेशन था, उनको उनके सैनिकों के साथ वहां पे अटैक किया। अटैक करने के बाद वहां पे 3 पुलिस वाले थे और 2 कुक थे, उनको मारा गया और पूरे पुलिस स्टेशन को जलाया गया। सो इस तरह से बाद में सीएसओपिट को ये खबर मिला। मिलने के बाद वो फिर जब आए तो स्टेशन पूरा जल चुका था। उसके बाद उस समय पे मेजर बॉयड बोल के एक डिस्ट्रिक्ट का लीडर था, जिसको हम यहाँ पे डिप्यूटी कमिश्नर के नाम पे जाने जाते हैं। और उस समय पे उनको खबर मिला कि वहां पे शंभुदन जी ने ये सब किया है। सो उसके तुरंत बाद वो सिलचर से रवाना होके वहां पे गए और जाके देखा कि पूरा जल चुका था। सो बाद में उसी दिन रात को वो पहुंचने के बाद शंभुदन जी ने एक प्लान किया। वहां पे कीर्तन के जरिए उन्होंने डांस करते हुए वो मूव करते रहे। पुलिस वालों ने सोचा कि ये खुद उन लोग का कुछ फेस्टिवल होगा, इसीलिए उन लोग को कुछ अटैक ना किया जाए। लेकिन उसके बीच में ही शंभुदन जी छुपे हुए थे और बाद में जब देखा कि जनरल बॉयड आ चुका था, तब उसके हाथ काट दिए गए। इसके काटने के तुरंत बाद वो उस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाद में कछार की ओर आया। कछार बोल के एक जगह है, एक नया और एक डिस्ट्रिक्ट। और बाद में उन्होंने उनके 2 कमांडर में से एक, जिसका नाम है मान सिंह को त्रिपुरा के राजा के यहाँ पे जाके एसाइलम लेने के लिए रिक्वेस्ट भेजा। सो जब वो जा रहा था त्रिपुरा की ओर, उसी समय उनके जो कमांडर थे मान सिंह, उनको पकड़ लिया गया। पकड़ने के तुरंत बाद सिलचर जेल, असम के एक जिला है
जिसका नाम कछार है, कछार का एक सिटी सिलचर। सो वहां पे उनको लाया गया और जेल में डाला गया। जब वहां पे उनको रखा गया तब वो बिना खा के हंगरी स्ट्राइक करके अपना प्राण त्याग दिया। और इस तरह से बाद में शंभुदन जी और उनके जो फॉलोअर्स थे, सोल्जर्स थे, वो लोग अपने टुकड़ी के साथ कछार की ओर आना शुरू किया। और बाद में उनको पता चला कि टीम हासाव डिस्ट्रिक्ट में वो नहीं है, वो कछार की ओर पलायन किया। सो जिसके तुरंत बाद ब्रिटिश ने 15 रुपया, उस समय पे 15 रुपया आज का 15 लाख के जैसा होगा। सो उस समय पे 15 रुपये का इनाम रखा गया और उनको चारों ओर ढूंढना शुरू किया। लेकिन वो एक भुवन पहाड़ बोल के एक है, आज के दिन में भी मिजोरम बॉर्डर के सामने, वहां पे वो उस मंदिर में छुप के था और अपने पूरे सोल्जर्स को लेके वहां पे रह रहे थे और विभिन्न जगहों में अपना ट्रेनिंग फिर से चालू कर दिया था। उनमें से एक है कोयला शहर, उसके नेक्स्ट है राइडिलुंग बोल के। सो इस तरह से वो पूरे जगहों में ट्रेनिंग देना शुरू किया। उनमें से यूथ्स लोग ज्यादा आए और कुछ महिला भी उनके साथ काम करने का उत्सुकता जगाए और धीरे धीरे महिला भी आगे आए और इस तरह से मूवमेंट स्टार्ट किया था। जब वो कछार की ओर आए, आने के बाद जब ट्रेनिंग ये सब देना शुरू किया, बाद में ब्रिटिशर्स को पता चला और उनको ढूंढना शुरू किया। आज के सिलचर एयरपोर्ट के सामने एक जगह है जहां पे राइडिलुंग है, वहां पे वो था। उसी समय पे एक लेडी ने पैसे के लालच के कारण ब्रिटिश को सब इंफॉर्मेशन दे दिया गया। तो जब वो खा रहे थे, जब लेडी ने उनको कन्विंस किया कि हमारे घर पे आइए और आके खाइए, तो उस समय पे वो गए। वहां पे जाने के बाद उनको खाना परोसा गया और जब वो खा रहे थे तब पूरे उनका जो वेपन्स थे सब कुछ छुपा लिया गया। सो बाद में ब्रिटिश सोल्जर ने पूरे उनके घर को घेर लिया गया। घेरने के बाद उसने उनके पास कोई हथियार जब नहीं था, तब चूल्हे का जो उस समय पे चूल्हे में रॉड यूज किया जाता था, एक वन टाइप ऑफ आयरन यूज किया जाता था, और उस आयरन को हाथ में लेते हुए भागना शुरू किया। जब वो भाग रहे थे तब एक नाइफ से एक नेपाली ने उनके थाई पे मार दिया। लहूलुहान होके वो भागना शुरू किया। भागते भागते एक हिल पे वो गिर पड़े। उसी समय पे ब्रिटिश सोल्जर ने दबोच लिया। दबोचने के बाद उनको सिलचर जेल में लाया गया। सो उसी समय उनका देहांत हो गया था। सो उसके बाद भी उन्होंने अपना हार नहीं माना। अपने जो सोल्जर्स थे उनको मैसेज दिया कि आप लोग लड़ते रहिए, लेकिन उनके जैसा लीडरशिप ना होने के कारण बाद में ये मूवमेंट आगे नहीं जा पाया। और यही उनका जो मूवमेंट जो उन्होंने छेड़ा था, बाद में उनके और जैसे अर्जुन लंगतासा, जया थाउसेन और भी बहुत सारे, रानी गाइदिन्ल्यू, इस तरह से उत्तर पूर्वांचल में नया नया नेतृत्व बाद में दिए। इवन हम देखते, जब हम इतिहास की ओर देखते, आईएनए जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाया गया था,
जो जापान से ये आते हुए म्यांमार होके आने के बाद उत्तर पूर्वांचल में जब आए थे, उसी समय भी हम देखे कि बहुत सारे सेनानी उत्तर पूर्वांचल से हम अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए मर मिटने को तैयार था। तो इसी से हमें वही सीख मिलता है कि हमारे उत्तर पूर्वांचल भी कभी पीछे नहीं थे हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए। धन्यवाद। हेलो। अमित जी, तो आपने बहुत ही रोचक ढंग से हमको आज की कहानी सुनाई और निश्चित रूप से बच्चों के लिए ये कहानी प्रेरणास्पद होगी और बच्चे आपकी कहानी के माध्यम से एक विस्मृत स्वतंत्रता सेनानी को जान सकेंगे। अभी आज के लिए हमारे पास अभी तक तो कोई भी प्रश्न इस तरीके के नहीं है जिनके लिए आपको कष्ट दिया जाए। अगर फर्दर कोई प्रश्न आते हैं तो हम निश्चित रूप से आप तक उन्हें पहुंचाएंगे, जिससे उनके जवाब आप बच्चों तक पहुंचा सके। आपने हमको आज समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।